मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग एक नया सेशन शुरुआत करते हैं और उसका नाम है नक्षत्र। नक्षत्र जो हैं इम्पोर्टेंट हैं बारीकियों के लिए, और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक टफ विषय माना जाता है। इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि वह 27 नक्षत्र टोटल हैं जो इनको कई बार याद करने में दिक्कत आती है। इसलिए और 27 नक्षत्र में भी प्रत्येक नक्षत्र का अपना गुण है, अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, अपना देवता है, अपना एक एलिमेंट है। जैसे ग्रहों में आपने देखा, इसी प्रकार से नक्षत्र में भी विशेष करके इसी प्रकार से बताया जाता है। पर हम यहाँ पर 27 के 27 नक्षत्रों के गुणों का वर्णन तो नहीं करेंगे, पर एक इंट्रोडक्शन जरूर आज आपको बताया जाएगा। साथ में इसको फलित में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, उस विषय पर भी चर्चा रहेगी। नंबर 1, नक्षत्र है क्या? नक्श में नक्शा, एक प्रकार का मैप। इस्लाम में जैसे नक्शा ना ताबीज बोलते, नक्श मैंने किसी चीज का एक डिजाइन बना देना, वही नक्शा है। जब हम तारों के समूह को देखते हैं विशेष आकृतियों के साथ, जो कि कुछ नक्षत्र की तरह प्रतीत होते हैं। नक्षत्र के विषय में दो परंपराएं हैं, एक हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा हमारा मैथोलॉजिकल स्टोरीज में चंद्रदेव भगवान रोहिणी से विवाह करना चाहते हैं, और रोहिणी जो है राजा दक्ष की पुत्री होती है, और राजा दक्ष जो है 27 कन्याएं होती हैं, 27 कन्याएं होती हैं। तो रोहिणी से तो वो शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं चंद्रमा। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाएंगे तो जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ शायद वो चीज ना पूरी हो पाए, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको स्टोरी, कि आप समझ पाए उस चीज को कि उसका कहने का तात्पर्य क्या है। राजा दक्ष ने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी जो 26 कन्याएं हैं उनके साथ भी आप विवाह कर लीजिए, और वो 26 कन्याओं के साथ विवाह हो जाता है। कुल मिलाकर के 27 जो है उनकी पत्नियां हो जाती हैं, यानी 27 वाइफ्स ऑफ द मून। तो हमारी मैथोलॉजी कहती है कि भाई जो ये 27 नक्षत्र हैं, बेसिकली ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, 27 वाइफ्स हैं, और हर वाइफ को एक कैबिनेट दिया हुआ है, एक प्रकार से एक घर दिया हुआ है, और हर सवा दो दिन नहीं सॉरी हर चंद्रमा समय समय पर इन सभी नक्षत्रों में जो है भ्रमण करते रहते हैं, अपनी अलग अलग पत्नियों के साथ विचरण करते हैं। ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, और विज्ञान जो है उसको आकृतियों के आधार पर, उनकी संरचना के हिसाब से
उनके नामकरण को करता है। पर हम इसका फलित में उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि नक्षत्र 27 है, पर एक नक्षत्र और भी है जो कि 28वां नक्षत्र है, जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। पर अभिजीत जो नक्षत्र है उसका फलित में उपयोग नहीं होता, अपितु उसका उपयोग मुहूर्त विज्ञान में किया जाता है। फलित का उपयोग किस प्रकार से करते हैं? नक्षत्र हमें बताते हैं कि आपकी जीवन की डायरेक्शन क्या है। कैसे? इंसान जो भी कर्म करता है उसके कर्म करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव की क्या दिशा है, क्या पर्पस है? फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं, इंसान जो भी कर्म करता है उस कर्म के पीछे उसका कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। उस ऑब्जेक्टिव का एक पर्पस है, यानी कि एक डायरेक्शन है। इसको उदाहरण के तौर पे समझा जाए तो नक्षत्र किस तरह से काम करते हैं। जैसे हम अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी मशक्कत कर रहे हैं, परंतु हो सकता है हम 40 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति का कर्म करने का ऑब्जेक्टिव वो अलग अलग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है केवल मात्र धनोपार्जन के लिए, कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है यश मान सम्मान के लिए, कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है अपने धर्म की वृद्धि करने के लिए, कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है कि उसको अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। और कुछ लोग कर्म करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। आइए ये किस प्रकार से हम नक्षत्रों की मदद से देखते हैं। मैं आपको सबसे ज्यादा आसान टेक्निक बताने का प्रयास करूंगा कि नक्षत्र फलित में किस प्रकार से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं एक व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं। इस व्हाइट बोर्ड में आपको समझना है, मैं यहाँ पर एक गाड़ी का निर्माण कर रहा हूं और आपको ये समझना है ये जो गाड़ी है ये एक प्रकार का नक्षत्र की तरह है। ये जो नक्षत्र हैं जो मैं गाड़ी बना रहा हूं, नक्षत्र की तरह ट्रीट करें इसको। और इसमें एक ग्रह, इसमें जो बैठता है वो ग्रह बैठता है। इसको मैं प्लेनेट लिख देता हूं एक। चलिए, जैसा भी है। तो हमने एक इमेजिनेशन करना है, ये वास्तविकता नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, केवल मात्र आपको समझाने का एक प्रयास है। यहाँ इसका किसी भी तरह की थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। कहीं आप इसको पुस्तकों में खोजने लगे कि ये क्या ग्रह और ग्रह का और नक्षत्र का संबंध बता दिया गुरुजी ने, बिल्कुल भी कहीं नहीं है। ये मेरे दिमाग की उपज है, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको। सिर्फ आपको इमेजिन करना है, ऐसा होता नहीं है, परंतु आपने इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? कि जैसे एक हर प्लेनेट को मूव करने के लिए एक व्हीकल की जरूरत है। हर प्लेनेट को मूव करने के लिए एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है और वो व्हीकल
अगर प्लेनेट के लिए फेमिलियर है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा है, तो प्लेनेट अपने रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देगा। यानी कि यदि ग्रह की प्रकृति और नक्षत्र की प्रकृति दोनों आपस में मैच करती हैं, तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य बहुत अति शीघ्र होगा। वो कार्य आपके जीवन में बहुत जल्दी से बन जाएगा, उसमें बाधाएं नहीं आएंगी। तो ये कंसेप्ट है। किस प्रकार से? जैसे गुड़गांव से, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, गुड़गांव से जयपुर एक अच्छी खासी गाड़ी से अगर जाया जाए, जो मीडियम रेंज की गाड़ी है, तो वो 5 घंटे का सफर है। ये 5 घंटे में गुड़गांव से जयपुर पहुंचा जा सकता है, बशर्ते ठीक ठाक हो। बस 5.5 या 6 घंटे में पहुंच जाती है। अपना आपका खुद का व्हीकल है तो 5 घंटे में आप बड़े अच्छे से पहुंच सकते हैं। अब आपने समझना ये है कि देखना ये है कि ये व्हीकल कौन सा है। ये उस बात पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि व्यक्ति और भी जल्दी पहुंच सकता है क्या, या 5 घंटे जो ऑन एवरेज बताया जाता है उससे भी ज्यादा लेट होगा। अब मान लीजिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, कौन सी फास्ट गाड़ी चलती है, चलो हम मर्सिडीज का ले लेते हैं, मर्सिडीज नहीं, बीएमडब्ल्यू का लेते हैं। चलो एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। और बीएमडब्ल्यू जो को गाड़ी को जो चला रहा है, जो ड्राइवर, वो भी मंझा हुआ ड्राइवर है, उस्ताद है, उसको बहुत अच्छा चलाना आता है, उसका गाड़ी पर कंट्रोल बहुत अच्छा है, उसकी अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस काफी अच्छी चलती है। अब वो अगर गाड़ी को चलाएगा तो निश्चित रूप से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो 5 घंटे से पहले ही वहां तक पहुंचा देगा, अपने गंतव्य तक। अब वहां पर देखने वाली बात यह है कि जो ये जल्दी से जल्दी 4.5 घंटे में या 4.25 घंटे में, लोग तो 3.5 घंटे में पहुंचने का वादा करते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत जल्दी है, सेकंडों के हिसाब से वो स्पीड को अपनी बना लेती है और बहुत तेज फास्ट मूविंग गाड़ी कही जा सकती है और बड़ी मजबूत गाड़ी है। ऐसा मैंने लोगों से सुना है। वास्तविकता का मुझे भी ज्यादा पता नहीं, मैं हम तो एक एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ब्रांड से कोई मतलब नहीं। दूसरा, एक ऐसी एक सामान्य गाड़ी को लीजिए, और वो गाड़ी जो है मात्र 3-4 लाख रुपए की बीच में आने वाली जो गाड़ियां, मैं यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, और उसी ड्राइवर को फिर आप कहिए कि गुड़गांव से जयपुर जाइए, तो निश्चित रूप से अब की बार 5 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि अब की बार जो उस एफिशिएंट ड्राइवर को जो इन एफिशिएंट व्हीकल मिला है, उसकी वजह से उसको पहुंचने में काफी डिले का सामना करना पड़ रहा है। अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि सेम ड्राइवर है, जो वही जो एक्सपर्ट है, जो बहुत फास्ट गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, उसको आप ट्रैक्टर दे दीजिए। अब तो आप कहेंगे जी पता नहीं 7 घंटे में पहुंचेगा या 8 घंटे में पहुंचेगा, मतलब टाइम बढ़ रहा है। इसी प्रकार से व्यक्ति जब जीवन में कोई कर्म करता है, तो उस कर्म को कितने अच्छे तरीके से, कितने तेज तरीके से, कितने तीव्र गति से वो कर सकता है, या उसकी जो महत्वाकांक्षा है, जो उसकी अपनी फुल डिजायर है, वो कितना जल्दी पूरी हो सकती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाव का स्वामी ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। अब भाव का स्वामी
ग्रह जो है वो तो है ड्राइवर, और गाड़ी जो है उसका नक्षत्र। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक कोई मेरे जैसे ड्राइवर को, आप जो गाड़ी तो चलाता है, उसको गाड़ी चलानी आती है, पर मेरे जैसे के व्यक्ति के हाथ में आप BMW जैसी गाड़ी दोगे और आप मुझे समझाओगे कि आचार्य जी ऐसा है, ये तो 120 से कम तो क्या दौड़ाओगे इसको, ये सामान्य रूप से 120 और 180 के बीच में चलती है, तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात अनसुनी कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो वही 60 और 90 के बीच में चलाने की आदत है। मैं मैक्सिमम फास्ट ले जाऊंगा तो 100 ले जाऊंगा। मैं अभ्यस्त नहीं हूं 120 150 की स्पीड का। तो अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पर ड्राइवर एफिशिएंट नहीं है, गाड़ी उसको एफिशिएंट मिल गई है, तो भी व्यक्ति सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। मेरा समझाने का तात्पर्य यह है, यदि आपकी कुंडली का प्लेनेट एफिशिएंट नहीं है या आपका नक्षत्र एफिशिएंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में देरी हो जाएगी, और कभी कभी तो वो रिजल्ट ही नहीं आएगा, या रिजल्ट अपनी दिशा गलत दिशा में जा सकता है। अगर ड्राइवर को ऐसी गाड़ी दे दी जाए जिसके साथ, उस गाड़ी के साथ जिस ड्राइवर का झगड़ा है, तो निश्चित रूप से वो गाड़ी एक्सीडेंट करेगी या रुक जाएगी, या उसको वो एफिशिएंटली बिल्कुल भी नहीं चला पाएगा। ड्राइवर भी परेशान और गाड़ी भी परेशान। आप गधे को किसी भी कीमत पे घोड़े की स्पीड से नहीं चला सकते, ये निश्चित मान लीजिए। अब हमें समझना है ज्योतिष में कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे, पर हम पहले नक्षत्रों को समझें कि जो 27 नक्षत्र हैं वो कौन कौन से नक्षत्र हैं। एक बार छोटा सा अवलोकन कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे आगे। फिर से हम एक बार बोर्ड पे भी आएंगे। टोटल 27 नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन चरण को कई जगह पाद भी कहा जाता है। पाद, पाद में पांव। तो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट का जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। ये आप लोग अपने अपने बुक से या कहीं से भी देख लेना। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, नाम लूंगा, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, और दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र है, और तीसरा कृत्तिका नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी। आपको ध्यान रखना है नक्षत्रों की स्टडी करते समय, नक्षत्रों का जो क्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रम को नहीं बिगाड़ना। रोहिणी के बाद मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगहा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, हाथ जो होता है हस्त, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा,
उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। इसी प्रकार से इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह भी होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, भरणी का स्वामी शुक्र है, कृतिका का सूर्य है। ये याद करने वाली बात है। जब याद कीजिए, जब मैंने आपको 9 ग्रह कराए थे, उन 9 ग्रहों में प्रत्येक ग्रह को में 3 नक्षत्र मैंने आपको बताए थे। एक ग्रह के 3 नक्षत्र मैंने बताए थे। 9 18 9 27, टोटल 27 नक्षत्र इस प्रकार से बनते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैंने आपको समझाया कि टोटल 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 4 चरण हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और कुछ पुराने सूत्र भी आपको समझ में आ जाएंगे। सर्वप्रथम मैं यहां शुरुआत से ही लूंगा। जैसे कि सबसे पहला नक्षत्र जो है अश्वनी है, और ये ध्यान रखिएगा वेद के अनुसार पहला नक्षत्र जो है वो कृतिका है। सूर्य का नक्षत्र है ना, तो वेद के अनुसार जो गणना जो आरंभ होती है वो सूर्य से होगी। पर ये जैसे 4 चरण मैंने बताए हैं, ये मान लीजिए एक नक्षत्र है जिसका नाम है अश्वनी। ये आप लिख लीजिए, मेरा यहाँ पे पेन जो है वैसा नहीं है। ये है अश्वनी, पहला नक्षत्र अश्वनी, दूसरा भरणी, आप इनको लिख लीजिए, और कृतिका, मैं शॉर्टकट ही लिख देता हूँ। ये कृतिका लिख लीजिए आप बेसिक हिंदी में, और आप इन सब नक्षत्रों के 4 चरण बना लीजिए ऐसे। यस, आपने देखा, फिर से मैं बता रहा हूं, 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं, और हम समझना चाह रहे हैं ये किस प्रकार से सर्वप्रथम राशि का निर्माण होता है। आपको याद होगा जब मैंने राशियां करवा रहा था बेसिक कोर्स में, तो मैंने बताया था एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। वो 2.25 नक्षत्र कैसे होते हैं? तो एक राशि का निर्माण कैसे बनेगा? जैसे मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण, तो हो गए 4 चरण तो अश्वनी के, 4 चरण भरणी के, और एक चरण कृतिका, तो हो गया 2.25, यानी 2.25, तो 2.25 नक्षत्र हो गए। तो उससे मिलाकर के, इन सभी चरणों को मिलाकर के एक राशि का निर्माण होता है। इस राशि का नाम हमने दे दिया मेष राशि। आज ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से राशियां कैसे नक्षत्रों के द्वारा बनाई जाती है। अब इसका और समझने में आपको आसान आएगी। आपको याद होगा कि जब हम मेष राशि को डिफाइन करते हैं तो हम रैम से करते हैं। जो मेंढा होता है, मेंढे को के गुणों को, प्रकृति को समझते हुए करते हैं।
अब आपको दूसरा एंगल भी मिल गया, यानी कि जो लोग आगे ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं या अपनी स्टडी करेंगे या जैसे मर्जी वो आगे बढ़ेंगे, जब वो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उन्हें हर नक्षत्र के गुण स्वभाव प्रकृति को ध्यान में रखना होगा। तो वो क्या पाएंगे कि मेष राशि में पूरे गुण तो अश्विनी के हैं और पूरे गुण भरणी के हैं, पर एक चौथाई गुण उसमें कृत्तिका का भी है। कृत्तिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य में तो तेजी है, गर्मी है, इसलिए पता चला मेष राशि में गर्मी भी है। भरणी नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी है वो शुक्र है, तो शुक्र तो आप जानते ही हैं। अश्वनी है, अश्वनी में केतु का गुण है, तो केतु भी मंगल की तरह काम करता है। तो जो आप कुल मिलाकर के जब आप मेष राशि के बारे में स्टडी करेंगे तो आप एक बात निश्चित रूप से पाएंगे कि ये नक्षत्रों का जो मिश्रण जो मिला है उससे राशि का निर्माण हुआ है। अब इसी प्रकार से आप वृष राशि का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 9 चरण इस्तेमाल होने, 2.25 नक्षत्र में 9 चरण इस्तेमाल होने। उसके लिए आप ऐसे ही बनाना शुरू कर दीजिए, ऐसे आप डिब्बे डिब्बे बना लीजिए और प्रत्येक के 4-4 चरण को जोड़ते जाइए। आप पाएंगे कि ये जैसे एक डिब्बा मैंने यहाँ पे बनाया, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये देखिए 3 चरण इसके पकड़े, 4 चरण इसके पकड़े, 7 और 2 चरण इसके, 9 चरण को लेकर के आपको ये दूसरी राशि का निर्माण हो जाएगा जिसका नाम है वृष। इस प्रकार से आप इन डिब्बों डिब्बों को बनाते चले जाइए, प्रत्येक के 4 चरण करते जाइए। आप हर प्रकार से इन राशियों को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा राशियों को समझने के लिए, कि राशियों को नक्षत्रों से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और इन डेप्थफुल जाकर के समझ सकते हैं कि राशि में नक्षत्र का प्रभाव किस प्रकार से इन्वॉल्व रहता है। राशि में जो गुण आते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उस राशि में आने वाले नक्षत्र भी बहुत ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। इस प्रकार से आप सारी की सारी जो 12 राशियां हैं आप उनका भी एक चित्रण प्रस्तुत करें। आप पाएंगे कि वो सारी चीजें बिल्कुल वैसे के वैसी हो रही है। तो इस प्रकार से आप 12 राशियों का निर्माण इन 27 नक्षत्रों से आप आपके लिए होमवर्क है, आप ये कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इस 4 चरण में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब नक्षत्र के 4 चरण हैं और उन चरणों को किस प्रकार से समझा जाए ताकि आपको ये समझ लगे कि आपका ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर मैं बिंदु बना रहा हूं। पहला चरण धर्म का, इसको आप नोट कर लें। दूसरा चरण अर्थ का, तीसरा चरण काम और चौथा चरण मोक्ष। अब आपने समझा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये नक्षत्र के 4 चरण हैं। इसको भी माना गया, वैसे ये इस तरीके से नहीं बताया गया पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि पंचम भाव का स्वामी किसी का कर्क लगन है और मंगल किसी नक्षत्र में बैठा है और वो नक्षत्र का जो चरण है वो चौथा चरण है, तो चौथा चरण हो गया मोक्ष का। तो यानी कि वो संतान जो उत्पन्न करेगा उसके पीछे उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मोक्ष का होगा। अगर वही चीज, वही मंगल ग्रह अगर दूसरे चरण में होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बेटे को इस प्रकार से बेटे की पढ़ाई में इन्वेस्ट किया जाए कि एक दिन बेटा कमा करके धन उसे वापस लौटाएगा। ये उसका ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। मित्रों, ये बहुत बहुत गहरी बात को कहता है कि ये समझा रहा है आपको नक्षत्रों के चरणों के माध्यम से कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है किस कर्म को करने के पीछे। जैसे विवाह का उदाहरण ले लीजिए। अगर व्यक्ति का सप्तम भाव का स्वामी अगर जिस नक्षत्र में भी बैठा है अगर पहले चरण में है वो, तो वो विवाह करेगा धर्म के लिए, फॉर द धर्मा। उसको एक स्पिरिचुअल वर्क मानेगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा स्पिरिचुअलिज्म को प्राप्त करना। शादी के पीछे उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ है, पूरी जिम्मेवारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ ऐसे लोग अपने विवाह को निभाते हैं, विवाह को टूटने नहीं देते और विवाह को लंबे समय तक चलाते हैं। और कमाल की बात तो ये प्रत्येक प्रकार की जिम्मेवारी निभाते हैं। अगर दूसरे चरण में है सप्तम भाव का स्वामी तो अर्थ, अर्थ का मतलब तो आप सभी समझते हैं कि इस विवाह के पीछे उसका उद्देश्य ऐसी लड़की को ढूंढना है जिससे वो धन प्राप्त कर सके। यानी कि ससुराल बड़ा अमीर हो, इकलौती लड़की हो। जैसे हमारे देश में हिंदुओं में एक मान्यता है कि भाई, मान्यता नहीं कानून भी है कि लड़की को पूरा पूरा अपना हिस्सा प्रॉपर्टी में मिलता है और अगर लड़की इकलौती हो तो सारा धन प्रॉपर्टी सारा उसी के पास ट्रांसफर हो जाती है, लड़की के पास। तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी लड़का उससे विवाह करेगा वो भी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा। अभी इसी के ऊपर एक फिल्म आई है गुलाबो सिताबो, अमिताभ बच्चन की, आप जरूर देखना अगर इस चीज को समझना हो कि विवाह भी प्रॉपर्टी के लिए होता है। उसमें अमिताभ बच्चन जो है एक मुल्ला जी बने हुए हैं और जुम्मन नाम है या चिम्मन नाम है, कुछ ऐसा नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अभी 2-3 दिन पहले हमने ये करता, मैं बैठ के फिल्म देखूंगा आराम से, छुट्टी हो गई थी तो उस दिन मिर्जा की नाम है बात है। गुरुजी, मिर्जा। हैं जी? मिर्जा, हाँ, यस यस यस, मिर्जा, सही कहा आपने, बिल्कुल। उसका नाम मिर्जा होता है। मतलब नेट स्टोरी ये है कि वो कहता है कि 7 साल उम्र में बड़ी होती है उसकी जो वाइफ होती है, बेगम जिसे बोलते हैं वो। और वो लास्ट में कहता है कि मैंने इनसे शादी इसीलिए की कि ये जो हवेली है, ये हवेली इसके नाम ट्रांसफर हो गई, तो इसलिए मैंने इससे शादी करी ताकि ये हवेली मुझे मिल जाए। यानी उस बंदे ने सारी जीवन भर निकाल दिया केवल इस आस में कि एक दिन ये हवेली का मालिक तू बनेगा। और वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता और वाइफ भी अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती, पर वो साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। परंतु उसमें दिखाते हैं कि जो उसकी वाइफ होती है, बेगम होती है, कोई लास्ट के अंदर वो होता है कि वो कोई और उसका पुराना बॉयफ्रेंड होता है, बड़ी उम्र में वो लास्ट में अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और वो कहती है कि भाई ये तो केवल इन छोटे मोटे कामों में चोरी चकारी में लगा रहता है, बट मेरा असली प्यार तो वही है और इसने मुझसे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी करी
तो मैं इसके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं जाने दूंगी। तो इस तरह के जो वैवाहिक संबंध होते हैं, जो पॉलिटिकल संबंधों के कारण भी कई बार आप देखते हैं शादियां हो जाती हैं, जहां पर रुपया, पैसा और पावर एंड पैसा, जहां पर जिन शादियों के पीछे का उद्देश्य पावर एंड पैसा होता है, वो समझिए कि सप्तम भाव अगर दूसरे चरण, वो मिले ना मिले वो एक अलग विषय है, वो आगे का है, परंतु ये डिसाइड कर देता है कि उस बंदे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा है काम। काम का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं कि सेक्सुअल डिजायर पूरी करना है मैरिज के पीछे, और अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना होता है। चौथा है मोक्ष, एक्सट्रीम लेवल, कि वो अपने जीवन साथी को ही परमात्मा बना लेता है, या अपने जीवन साथी के साथ, इसमें कई बार दो स्थितियां भी हो जाती हैं, कई बार व्यक्ति सन्यासी भी हो जाता है, तो वो डिपेंड्स ऑन द वो नक्षत्र कौन सा है। मोक्ष का चक्कर में कई बार बंदा इधर उधर भी हो लेता है। इधर उधर का मतलब सेपरेशन टाइप की घटनाएं भी हो जाती हैं, या हाईली स्पिरिचुअल बंदा बन जाता है, पर उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मोक्ष होता है। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि हर तरह के अटैचमेंट को खत्म करना। ये ऐसी मैरिजेस कई बार बहुत बुरी चली जाती हैं, बहुत नेगेटिव चली जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत समझ लेना कि चौथा चरण है तो साहब ये तो मोक्ष होएगा और ये बड़ा बहुत बढ़िया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष जो है एक प्रकार का हमारे यहाँ तो डिटैचमेंट है, और डिटैचमेंट कोई अच्छी बात विवाह में तो कम से कम अच्छी बात नहीं मानी जाती। ये 4 चरणों को अब आपने समझ लिया। आइए अब हम आप लोगों की कुंडली के एग्जाम्पल से ही उन चीजों को देखते हैं। आप में से किसी के पास है अपनी कुंडली जो सॉफ्टवेयर की बनी हुई हो? है गुरु जी। प्रदीप जी के पास है? हाँ जी है। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी आपने हाथ उठाया, बताइए कहना चाहते हैं आप? मेरी भी है, मेरे पास है, मैं ये बताना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, प्रदीप जी को भी बोलने दीजिए। प्रदीप जी कोई एक जो है हम निकालते हैं, एजुकेशन का निकालिए आप। एजुकेशन का जहां तक मुझे याद आ रहा है आपका कुंभ लगन है, तो 11 12 1 2 वृष राशि यहाँ पर बैठी है, यानी कि आपकी एजुकेशन के पीछे का अगर उद्देश्य निकालना हो कि आपकी एजुकेशन के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो हम किस प्रकार से उसको देखेंगे। तो आपने देखना है 4th हाउस से हमारी फॉर्मल एजुकेशन देखी जाती है, कॉलेज तक की शिक्षा देखी जाती है। ठीक है। तो उसमें आपने देखना है वो शुक्र ग्रह है। तो आप अपने जहां ऊपर के 9 ग्रह दिखाई दे रहे होंगे आपको, कुंडली से ऊपर 9 ग्रह दिखे होते हैं, लिखे होते हैं, वहां उसके आगे डिग्रियां लिखी होती है, डिग्रियों के आगे उनका नक्षत्र भी लिखा होता है, हाँ राशि लिखा हुआ है। तो आप बताइए कौन सा नक्षत्र है? उत्तर प्रभात, उत्तराषाढ़ा। भाद्रपदा। हाँ ठीक है, उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का नक्षत्र होता है। तो ये कौन सा चरण है? चरण तीसरा। चरण तीसरा चरण है। अब इसका मतलब ये काम वाला पॉइंट आता है। काम का मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अब इसको आइए कैसे समझे। सबसे पहले प्रदीप जी की जो कुंडली है उसमें शुक्र ग्रह चौथे भाव का स्वामी है। अब शुक्र क्या हो गया? ग्रह हो गया। अब नक्षत्र यहाँ पे गाड़ी बनेगा, ध्यान रखना, नक्षत्र क्या है? गाड़ी है। अब गाड़ी उसको कौन सी मिली है? उत्तर भाद्रपद वाली गाड़ी मिली है। और उसको ब्रांड कौन सा मिल गया? ब्रांड मिल गया शनि ग्रह का। शनि ग्रह से मिलने वाली जो भी गाड़ी होंगी वो स्लो चलेंगी, उनकी स्पीड थोड़ा सा डाउन चलेगी, मतलब वो इतनी सुपर फास्ट गाड़ी की तरह नहीं दौड़ती हैं, पॉइंट समझ रहे हो, उसको बहुत तेजी से नहीं दौड़ती हैं। पर अब यहाँ पर समझना ये है कि शुक्र और शनि का क्या मित्रता है?
बताइए प्रदीप जी, शुक्र शनि की मित्रता है। शुक्र को शनि की मित्रता है। शनि हमारा नहीं, आपकी कुंडली में नहीं, इनमें ग्रह और नक्षत्र की। आप समझिए, आपका जो शुक्र ग्रह है वो शनि की गाड़ी में बैठा है, क्योंकि शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। समझने को शुक्र शनि मित्रता है, ठीक है ना? हाँ, बस मैं यही सुनना चाहता हूँ कि ये मित्रता है, दोनों में मित्रता है, पर गाड़ी स्लो है। हाँ। बट जब भी मित्रता होती है, गाड़ी बेशक स्लो चलो, पर दे एंजॉय बोथ। ड्राइवर भी गाड़ी को एंजॉय करता है और गाड़ी ड्राइवर को एंजॉय करती है, क्योंकि ड्राइवर कभी भी गलती नहीं करता है उस गाड़ी से आवश्यकता से अधिक काम लेने की। वो समझता है कि ये गाड़ी क्या है और कैसे इसको चलाना चाहिए। इसका मतलब ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। कई बार मामला यहाँ पे ट्विस्ट कर जाता है फलित में। वो कैसे ट्विस्ट करता है? वो अगर गाड़ी उसको ठीक नहीं मिलेगी तो वो मामला डावाडोल हो जाएगा और वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता। पर यहाँ पर दोनों फ्रेंडली हो गए, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन को पूरी कर लेगा। पर ध्यान रहे, ब्रांड शनि का है, उत्तरा भाद्रपद है। शनि थोड़ा स्लो मूविंग प्लेनेट है, फास्ट मूविंग नहीं है। व्यक्ति बहुत तेजी से सरपट नहीं उसको कर रहा है, पर स्लो कर रहा है, पर स्लो एंड स्वीट कर रहा है। इसका तात्पर्य केवल ये होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस शिक्षा प्राप्ति का ऑब्जेक्टिव क्या था? काम का मतलब दो प्रकार से चीजें होती हैं। एक तो आपकी अपनी स्वयं की इच्छा, व्यक्ति की खुद की इच्छा कि भाई मुझे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, कई बच्चे क्या होते हैं, बीच में कभी छूट जाता है कुछ, तो बच्चे कुछ काम करने के बाद फिर से शिक्षा को गेन करने के लिए दौड़ लगाते हैं। पर कुछ लोग एक बार शिक्षा को छूट जाने के बाद उसके बाद दोबारा नहीं जाते। और पर जिनका भी तीसरे चरण में आएगा शिक्षा का स्वामी, वो कैसी भी परिस्थिति हो, बार बार अपनी शिक्षा को पूरी करने का प्रयास करेंगे। मतलब प्रयास छोड़ते नहीं है कभी भी, वो अपनी जहां तक की उनकी इच्छा होती है। अब इसको ऐसे समझिए, जहां तक उनकी इच्छा होती है शिक्षा प्राप्त करने की, वहां तक वो अपने माइंड सेट के अनुसार वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। अगर गाड़ी उनकी अच्छी वाली है, अच्छी वाली का नाम मित्र वाली गाड़ी जैसे प्रदीप जी की है, तो वो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी। स्लो हो सकती है क्योंकि उसका ब्रांड स्लो है, क्योंकि वो शनि से आया है। अब उसका नेचर है, वो एक्सीडेंट नहीं करेगा, वो थोड़ा स्पीड को स्लो करेगा, कर सकता है। तो हम इसको पॉइंट को समझे। अब हमने नक्षत्र से क्या चीज समझी? हमने यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव समझ लिया कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव मन की इच्छा थी कि वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा से बड़ी नफरत हो जाती, वो कहते हैं भगवान ये शिक्षा से पीछा कब छूटेगा, हमें तो काम पे लगा दो, हमें कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं। पर कुछ लोगों के दिल में तमन्ना होती है कि भाई मैं कम से कम ग्रेजुएशन करूं या एमकॉम करूं या फला डिग्री करूं या डिग्री करूं, ये उनकी इच्छा है, तो ये कामना पूर्ति। पर कभी कभी इसमें वो चीज भी इन्वॉल्व होती है, माता पिता के कहने पर, माता पिता की इच्छा के कारण भी कई बार व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। तो पॉइंट आ रहे हैं, अपनी इच्छा और माता पिता की इच्छा के कारण भी कई बार तीसरे चरण में व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई ऐसी गाड़ी पकड़ा दी जाए शुक्र को, जो शुक्र के लिए अच्छी गाड़ी साबित ना हो,
जैसे कि राहु के नक्षत्र में अगर शुक्र बैठ जाता, फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि प्रदीप जी की कुंडली है ये, और इनका यही शुक्र ग्रह अगर राहु के नक्षत्र में बैठ जाता, तो राहु कैसे चलता है, उसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो अप डाउन की जो होता है, जिसके कारण व्यक्ति एजुकेशन में ही डायरेक्शन लेस हो जाएगा। कभी वो कहेगा मैं साइंस पढ़ूंगा, फिर वो 11वीं क्लास करेगा, 6 महीने बाद समझ में आ जाएगा कि साइंस तेरे बस की बात नहीं है, फिर वो जाएगा कॉमर्स में, फिर वो जाएगा, वो कहेगा यार कॉमर्स भी बस की बात नहीं है, फिर नहीं मैं तो आर्ट्स से करूंगा, फिर आर्ट्स में पढ़ने लगा, पता चला फेल हो गया। जब फेल हुआ उसके बाद उसको पता चला कि यार मैं तो ओपन स्कूल से भरूंगा, फिर वो ओपन स्कूल में भागता है। तो राहु इस तरह से धक्के खिलाता है। आपको मालूम है ये साल भी राहु का चल रहा है, तो सभी के मनों की गति इधर उधर दाएं बाएं जिगजैग मोशन में चल रही है। तो ऐसे ही अगर राहु का कोई नक्षत्र ऐसा आ जाए जिससे राहु की कोई मित्रता भाव ना हो, तो भैया बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है वो भाव में। अब हमने मान लीजिए नक्षत्र को नहीं देखा, तो क्या होता है, ऐसी गलतियां होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, हाँ उर्मी जी आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है जी। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छा ठीक है ठीक गुरुजी एक क्वेश्चन है। है, हाँ बताइए सुरभि। गुरुजी जो आपने बताया जैसे 5th हाउस का आपने बोला, तो उसका जो प्लेनेट बैठा है उसका नक्षत्र देखेंगे या उस नहीं, जो लॉर्ड नंबर लॉर्ड शुड बी नो, लॉर्ड का? लॉर्डशिप इज अ मेन इम्पोर्टेंट। जैसे मुझे कोई एग्जांपल बताओ, कौन सा लगन है? वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लगन के अंदर मीन राशि फॉल करती है पंचम भाव में। अब मीन राशि जी का स्वामी हो गए गुरु, तो आपने ये देखना है कि गुरु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। वैसे तो एक बात बता दूं, जब आप नक्षत्र पढ़ोगे सब चीज याद हो जाएगी, कौन सा राशि कौन सा नक्षत्र। अगर मैं वैसे बताने लगूंगा तो आप कहेंगे यार ये क्या जादू सा चल रहा है, पर आपको लगेगा कि यार आपका बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए मैं जानबूझ करके पूछ रहा हूँ, ये सब चीजें मालूम होती है। हाँ सुरभि बताइए कि गुरु कौन से नक्षत्र में बैठा है? पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद, यानी कि गुरु गुरु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। पूर्व भाद्रपद का स्वामी कौन है? गुरु। देखिए जी लिखा हुआ है, जी। सुरभि देखिए, हाँ जी। पूर्व भाद्रपद लिखा हुआ है, हाँ यानी कि गुरु गुरु के ही नक्षत्र में विराजमान है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब हमने देखना ये है कि ये कौन से चरण में है, चेक कीजिए। कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? प्लीज विनय जी आप डिग्री नहीं पूछेंगे प्लीज, क्योंकि डिग्री का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो मैं सॉफ्टवेयर देख रही हूँ इसमें चरण तो नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर चरण होगा तो सिर्फ आपने ये समझना है कि आपका संतानोत्पत्ति के पीछे का उद्देश्य क्या है। दूसरा, जब बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में बैठेगा तो ऑटोमेटिक बात यह है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इस बात की श्योरिटी देता है कि यह संतान संभव है, क्योंकि गुरु स्वयं संतान को देने वाला होता है। अब आपको ज्यादा स्टडी करने के लिए जो है पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है उसके गुण, स्वभाव, उसके देवता, उसका रंग, उसकी प्रकृति, उसका तत्व, इनकी स्टडी करनी चाहिए। आपको सारा समझ में आ जाएगा कहाँ पे वीकनेस रहेगी संतान को लेकर के और कहाँ पर स्ट्रेंथ रहेगी, सारा डिटेलिंग आ जाएगी। हाँ फातिमा, फातिमा आपने हाथ रेज किया हुआ था।
जी सर, सर मैंने पूछना था कि अगर राहु जो है वो हास्ता के चौथे हास्ता नक्षत्र में और चौथे पदा में हो, तो सर यहाँ पे क्या रिजल्ट होंगे? सबसे पहले आपने ये देखना है, राहु जो है हस्त नक्षत्र है। अब जो हस्त नक्षत्र है वो किसका है? चंद्रमा का। और चौथा जी सर। चरण किसका है? मोक्ष का। तो पहले बात, जो राहु जी को जो गाड़ी मिली ना, वो बहुत गंदी मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उसको चंद्रमा वाली गाड़ी मिल गई। और जी चंद्रमा सर। राहु का तो वैसे ही हिसाब किताब बड़ा टेढ़ा है। चंद्रमा राहु के नजदीक आता हुआ घबराता है, मतलब डरता है उसको, क्योंकि ग्रहण शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मोक्ष ना प्राप्त हो करके, मतलब चौथा चरण मोक्ष का, परंतु यहाँ पर मामले को बिगाड़ सकता है, बल्कि डोमिनेट करेगा। वहां पर चंद्रमा को नेगेटिव बनाने का प्रयास करेगा या चंद्रमा को पीड़ित कर देगा। अगर राहु ऐसे नक्षत्र में विराजमान होगा तो वह चीजों को खराब करेगा। कैसे खराब करेगा? चौथा भाव डिटैचमेंट, चौथा चरण डिटैचमेंट का है। तो वह राहु वहां से डिटैचमेंट पैदा करेगा। अब डिपेंड्स ऑन कि वो राहु कौन से भाव में बैठा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। और जिस भी भाव में राहु बैठेगा उस भाव से रिलेटेड डिटैचमेंट पैदा करेगा। ऐसे देखा जा सकता है। सर अगर लगन जो है वो जो लगन है वो रेवती के चौथे नक्षत्र में हो, रेवती, रेवती रेवती, यस सर, उसके चौथे सॉरी रेवती में हो लेकिन चौथे पदा में हो, कौन सा ग्रह? जो लगना का जो है लगन, जिसे कहते, लगन, लगन का नक्षत्र अलग होता है, लग्नेश का अलग होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। लगन जी का भी सर। नक्षत्र होता है। तो आप लगन की बात कर रहे हो या लग्नेश की बात कर रहे हो, ये थोड़ा सा पहले क्लियर करो। सर लगन की, लगन की। हाँ, तो लगन का रेवती नक्षत्र है, इसका मतलब लगन पर बुध ग्रह का प्रभाव रहेगा। सिंपल सी बात। तो सर चौथा तो मोक्ष का होता है, जैसे आपने बताया है, तो इसमें कोई मोक्ष का कोई होता है, मैंने कहा कोई कारण? मोक्ष का एक तात्पर्य डिटैचमेंट भी होता है, ये भी जी ध्यान सर। रखने वाली बात है। हाँ, और या तो डिटैचमेंट या हाईली स्पिरिचुअल। और रेवती जो नक्षत्र है कोई अच्छा नक्षत्र नहीं विशेष करके माना जाता, पर हाँ व्यक्ति को कुछ मामलों में इंटेलिजेंस बना देता है, चालाक प्रवृत्ति का थोड़ा बना। इतना सर जरूर। किस सेंस में ये अच्छा नक्षत्र नहीं होता? ये फिर डिटेल है, काफी ज्यादा है ना वो, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि फिर ये कोर्स लंबे कोर्स हैं। अभी हमने आपको आज ये समझाना है कि ये नक्षत्र किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से हम इनको, ये हमारे फलित करने में किस प्रकार से ट्विस्ट लाने का काम करते हैं। कई बार हम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने फातिमा ने पूछा, कई बार जो फर्स्ट हाउस है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, वहां पर कोई ऐसा नक्षत्र आ जाता है जो पूरी इमेज को, पर्सनैलिटी को या और चीजों को खराब करने में अपना पूरा का पूरा रोल अदा कर सकता है। तो इससे कई बार चीजें अलग आयाम पर चली जाती हैं। क्लियर बात? चलिए, हाँ कविता, आपका प्रश्न है, कविता बोलिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी कई बार ये कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा होता है तो ये बोलते हैं कि ये मूल नक्षत्र में हुआ है। हाँ, ये वही होते मूल हैं, नक्षत्र है ये। हाँ, इसमें आएगा मूल नक्षत्र है। तो वो कहते हैं कि हार्ड नक्षत्र 6 नक्षत्र होते हैं जो मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ, ये बोलते हैं कि कुछ, जैसे ये बच्चा मूलों में पैदा हुआ है तो इसकी कुछ रेमेडीज कराई जाती है, तो वो हाँ किस हाँ, बेस पे हम देखते हैं, कैसे उसको, देखो मतलब क्या, ये जो कैसे डिब्बे, बोलते हैं? आज मैंने डिब्बे डिब्बे बनाने सिखाए ना, इसी से आपका आंसर मिल जाएगा। जहां पर भी जब आप ऐसे सवा दो मिला करके एक एक राशि बनाते जाओगे, बीच में एक ऐसा आएगा जिसमें डिब्बा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट का चरण तक वो मिल जाएगा, और यहाँ से दूसरे डिब्बे का पहला चरण स्टार्ट होगा। और वो डिब्बे जब ऐसे मिलेंगे तो एक का एंड होगा और एक की स्टार्टिंग होगी।
तो इसे जो उसका नक्षत्र बनेगा वही मूल है, जिसे गंड मूल भी कह देते हैं। एक जी दूसरे से जुड़े, वो मूल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग ठीक। पॉइंट वो चीज है। तो वो 6 नक्षत्र माने जाते हैं मूल संज्ञक नक्षत्र। तो जैसे बच्चे जो बच्चे मूलों में पैदा होते हैं उनकी मूल शांति करवानी होती है। अब मूल शांति कराने का मतलब है कि जो बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है उससे नेट 27वें दिन मूल शांति की प्रक्रिया करवाई जाती है। ऐसे में 27 वृक्षों के पत्ते, 27 नदी या 27 सोर्स, वाटर सोर्स जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, समुद्र, इनका पानी 27 जगहों की मिट्टी, और जैसे कि सरकारी भवन की मिट्टी, कचहरी की मिट्टी, घर की मिट्टी, मंदिर के बाहर की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, है ना, और नृत्यशाला की मिट्टी, ऐसे 27 टाइप्स ऑफ मिट्टी है, पानी है, जल, 5 चीजें जो हैं ऐसे ऐसे 27 प्रकार की यहाँ पर इकट्ठी की जाती है। और फिर उन्हें स्नान कराया जाता है जच्चा बच्चा को, और इस तरीके से एक मूल शांति की प्रक्रिया है। उसमें ब्राह्मण उन नक्षत्रों के मंत्रों की शांति करता है। मूल नक्षत्र या जो भी मूल संज्ञक नक्षत्र होता है उसमें ब्राह्मण कुछ विशेष संख्या में उन मंत्रों की चैंटिंग करता है। इस प्रकार से जो है मूल शांति होती है। वैसे तो हमारी संस्था भी ये कार्य कराती है, हमारे पंडित जी लोग कराते हैं मूल शांति, और बड़ी प्रक्रिया है, 6-7 घंटे आराम से लग जाते हैं इसको करवाने में। और पहले किसी जमाने में तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती थी, अभी तो फिर भी शॉर्टकट हो गया है, लोगों के पास इतना समय नहीं। तो पर हाँ, ये मूल शांति में क्या होता है, मूल में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो जो है वो एक तो भाग्यशाली होता है, और उसमें गुस्सा बहुत होता है, चिड़चिड़ा बहुत होता है, वो लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी कर लेता है, वो जिद्दी बहुत होता है। तो इसलिए मूल शांति भी कराई जाती है। ये जो कविता प्रश्न पूछी है आप सभी के लिए मैं बता दूं, अगर आपने देखना है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो तो आप सभी को देखना चाहिए कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में, वही आपका जन्म नक्षत्र है। गुरुजी, जन्म नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र का होगा तो ही वो आपका जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र माना जाएगा। हाँ, कौन बोल रहा था? थैंक यू गुरुजी। सुरभि सर, हाँ सुरभि बताइए। अगर जैसे आपने बताया कि ग्रह का अपना एक नक्षत्र होता है, जी, तो किसी प्लेनेट का अगर मूल नक्षत्र होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा सर? नहीं देखा जाता कि उनके भी तो है ना, श्रवण नक्षत्र है या हस्ता नक्षत्र है, कौन सा है ना, रोहिणी है, कौन सा है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर नक्षत्र में कुछ क्वालिटी बदल जाती है। अब कई बार गलतियां कहाँ होती हैं, जैसे भरणी नक्षत्र में विशेष आदमी गलती करता है। भरणी जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है, और व्यक्ति कहता है अरे शुक्र शुक्र तो चमक दमक, बल जब आप इसके देवता को देखेंगे तो इनको जो देवता है वो यमराज है। समझ रहे बात को? तो मामला गड़बड़ा गया। तो वो कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगा? नक्षत्र गिव्स द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगा वह, वो तो यमराज वाली ना डायरेक्शन में ले जाएगा। तो वो चीजें अच्छी नहीं है। पर ये सब बातें बहुत डेप्थफुल एस्ट्रोलॉजी, बहुत गहरी बातें है ना। तो अब जैसे कृतिका नक्षत्र है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, स्वभाव को थोड़ा नेगिंग नेचर वाला बना देता है, बड़ा चक्कर है। पर रोहिणी नक्षत्र है बहुत बढ़िया है, क्या नेचर सर? क्लास। नेगिंग में भाई ये चीज यहाँ रखी थी, क्यों रखी आपने, मेरी ये चीज यूं क्यों पटकी, अपने घर वालों से झगड़ा करते रहते हैं जो लोग, मेरी चीज तुमने पेन, मेरे पेन को हाथ क्यों लगा दिया,
मेरी कॉपी को हाथ किसने लगाया, खबरदार मेरे कमरे में कोई नहीं घुसेगा, है ना। और फिर कहेंगे अच्छा जी मुझे तो आज भूख नहीं है, कोई कहेगा अच्छा कोई आप उस आदमी से ना पूछे कि अच्छा भाई खाना मत दो इसको, ये कह रहा है भूख नहीं है, तो फिर वो और गुस्सा आएगा उसको, देखो मैं कब से भूखा बैठा हूँ, मुझे किसी ने खाना ही नहीं दिया। फिर वो कहेंगे भाई हमने तो पूछा था, बोला तुम्हारा पूछने का ढंग ठीक नहीं था इसलिए मैंने मना किया था, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, वो शुरू रहेगा मतलब। अब बंदा कहेगा अच्छा भाई तू खाना खा ले, जैसे ही सारा सभी का मूड बनेगा चलो इसको खाना दो, ये हल्ला मचा रहा है, तो वो कहेगा अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब उसने देख लिया कि अब सब खाना देने को तैयार हो गए। तो मतलब वो इसे कहते बिना मतलब वो चला जाता है खाम खाई, बस खुद का दिमाग परेशान करता है दूसरे का कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर नक्षत्र के अपने अपने कुछ गुण हैं, संस्कार हैं, इनके देवता है, इनका कोई है कभी कुछ है कभी कुछ है, बहुत सारी। अब अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा में सर्प जो है इसके वो बनते हैं सर्पराज, तो एक प्रकार से सर्प का कनेक्शन है उसके साथ लाइफ के साथ। और देखने में तो लगता है यार अश्लेषा बुध का नक्षत्र तो आदमी को इंटेलिजेंट बनाएगा, पर कहीं चालाक बना देता है, कनिंग बना देता है, तो बहुत सारी चीजें। जैसे सूर्य अगर मूल नक्षत्र में आ गए, मूला नक्षत्र में, तो वो केतु का नक्षत्र है, तो ऐसे में अच्छा ऐसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो गई। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो केतु का है। अब आप ऐसे समझा करो उसको गाड़ी मिली है केतु की और ग्रह है सूर्य, सूर्य और केतु कैसे बैठ के जाएंगे। केतु इज अ डायरेक्शनलेस प्लेनेट, उसके पास गर्दन तो है ही नहीं, सोच की शक्ति नहीं है, डायरेक्शन की, जब सोचने की शक्ति नहीं तो डायरेक्शन की भी शक्ति नहीं, पर उसमें ताकत बहुत है। रोड रोलर देखा होगा आपने, रोड रोलर कितना धीरे धीरे चलता है, ताकत बहुत है उसमें, पर स्पीड नहीं है, वो अपने हिसाब से नहीं, उसको चलाना भी महाभारत है। बस सूर्य अगर केतु में बैठ जाए तो समझो कुछ ऐसा ही हो गया कि उसको रोड रोलर मिल गया बजाय गाड़ी के। तो वो सूर्य जब केतु में बैठेगा तो आपने देखना है कि भाई ये जो सूर्य है ये कर क्या रहा है यहाँ पर, मतलब ये लॉर्ड किसका लॉर्ड हो गया। अब जिसका भी लॉर्ड होगा उसको वो मेहनत बहुत करवाएगा, टू मच मेहनत कराएगा, टू मच हार्डवर्क कराएगा उससे। सर तो लेकिन ऐसे में नक्षत्र स्मूथनेस नहीं देगा। आप देखते हो ना कुछ लोगों की लाइफ में बड़ा स्मूथनेस होती है, थोड़ा सा काम करते हैं बड़ा पैसा कमा लेते हैं, बैठे बैठे कमा जाते हैं, लाखों करोड़ों में डील कर जाते हैं, एक डील कराते हैं करोड़ रुपए कमीशन बना जाते हैं। और एक आदमी बेचारा सुबह से शाम तक लगा पड़ा है, सुबह जाता है शाम को आता है, फिर उसको सैलरी मिलती है, फिर वो पूरा मशक्कत वाला काम है। तो ये मशक्कत हो गई। तो सर सूर्य के नक्षत्र में, वो केतु के ही नक्षत्र में उच्च का भी होता है सूर्य? क्या चीज? सूर्य जो होता है उच्च का, केतु के ही नक्षत्र में तो उच्च का होता है ये। हाँ तो फिर क्या हो गया, मतलब जैसे अभी ये वाली बात हो रही है तो लेकिन उच्च भी वही हो रहा है वो, ये तो कंट्राडिक्टरी हो गई बहुत। इसमें बहुत सारे ज्योतिष में कंट्राडिक्शन है। फलित क्यों, फलित सचिन समझो, फलित क्यों टिपिकल है, फलित कोई नहीं पढ़ाता जल्दी सी, क्यों नहीं पढ़ाता, वो मेन बेसिक चीजें उठाएंगे बोल देंगे धड़ाधड़, बड़ा मजा आता है बेसिक तक। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था, आपको भी बड़ा मजा आ रहा था, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी सबके दिमाग खराब होने शुरू हो जाएंगे। वही हो रहा ये होता है, ये होता है, क्योंकि जो फलित है वो टेढ़ा विषय है, पर टेढ़ा का वो तब बाद में होता है, शुरू में तो बड़ा आनंद देता है फलित। गणित चलता है एक सुर में चलता है ना, वो कभी टेढ़ा होता है, वो सीधा सीधा चलता है वो, है ना। बस उसमें शुरू में लोग भाग जाते हैं, बस फर्क इतना होता है। फलित में कुछ समय तक लोग टिके रहते हैं और फिर भागना शुरू कर देते हैं। कंट्राडिक्शन नहीं है, पर क्या होता है कि कई बार क्लास में जो क्वेश्चन जो आ जाता है वो इस तरीके का आ जाता है, उसके लिए पूरा एक टाइम, पूरा 1 घंटे की उसके पीछे क्लास चाहिए। इसका रीजन क्या है? हम यहाँ पर टेक्निक के ऊपर बात कर रहे हैं अभी सचिन, कि टेक्निक क्या है, कि हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब जैसे किसने पूछा था एक क्वेश्चन अभी, ये सूर्य नक्षत्र किसने पूछा था ये? जी सुरभि। हाँ सुरभि, सुरभि मुझे नहीं पता सुरभि ने किसके विषय में पूछा है, पर 100% अगर सूर्य यहाँ पर उच्च के रिजल्ट दे रहे होते तो वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में
बड़े उच्च पद पर होने के चांस थे, या फिर मैं कह रहा हूं या बहुत ही सम्मानित व्यक्ति नेम फेम वाला होता, पर इन दोनों में से वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि केतु का नक्षत्र है डायरेक्शनलेस वाला नक्षत्र। समझ रहे हो बात को? जी। हाँ जी, क्योंकि अश्वनी का नक्षत्र का स्वामी जो है केतु है, और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। इसकी पूरी थ्योरी है, क्योंकि सूर्य हमारी कैलकुलेशन चलती है वो सूर्य से चलती है। हम नक्षत्र को मानते हैं अश्वनी से, पर वो स्टार्टिंग कृतिका से है, और कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। इसीलिए जिन लोगों का भी सूर्य उच्च का होता है उनमें साइड इफेक्ट जरूर आते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, जिनका सूर्य उच्च का मिलेगा ना उनका स्वभाव बड़ा वैसा मिलेगा आपको, टेढ़ा। बल्कि जिसका मंगल उच्च का मिलेगा वो बल्कि शांत मिलेगा आपको, बड़े ढंग से। हो सकता है बहुत सॉफ्ट स्पोकन बंदा मिले आपको, पर सूर्य उच्च का होगा उसका स्वभाव तो नेगिंग नेचर जरूर उसके अंदर फिट कर देगा। गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि तो सुरभि जी कुछ कहिए कि किसके बारे में आप, बेशक हमें नाम नहीं पूछना किसी का भी, जो यहाँ पर जो चर्चा हुई वो आप में क्या उसमें वो लगता है कुछ? नहीं, वो चीज सूट करती है कि जैसे सूर्य जो बैठा है वो सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन जो स्वामी है वो 10th हाउस का है। मींस लियो राशि 10th हाउस में फॉल कर रही है और सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन उसका उस तरह का प्रभाव नहीं है। मैं सेकंड हाउस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सचिन ने एक बात को रखा कि सूर्य यहाँ उच्च पर वाला कुछ ऐसा असर नहीं आता। बस मैं वही कहना चाह रहा था कि यहाँ उच्च वाला कोई असर नहीं है, बल्कि उल्टा स्ट्रगलिंग असर है। हमारी तो चर्चा ही नहीं है कि कौन से भाव में बैठा है। नहीं, इसका भी तो फर्क पड़ेगा कि सूर्य की राशि कहाँ पे फॉल कर रही है, तो क्योंकि वो अलग अलग टेक्निक है। अब सुरभि, अब हर टेक्निक डिफरेंट वे में। अब आज मैं हमेशा नहीं कहता भाई जिसको जो पसंद हो वो अपनाए, कि वो किसको। अगर आप नक्षत्र पढ़ोगे तो केवल नक्षत्र, आप कहोगे गुरुजी आप तो भाव ही भूल गए, आप तो भाव की चर्चा करनी बंद कर दी, अब तो आप डिग्री की भी बात नहीं कर रहे हो, अरे ये क्या हो गया है ये। आप ये कह रहे हो अच्छा भाई बताओ 5वें नंबर का नक्षत्र कौन सा है, अच्छा भाई 26वें नंबर का नक्षत्र कौन सा है, उत्तरा भाद्रपद। अच्छा जी, अब भाई 26 से अगले 7 गिन लो, फिर आप गिनोगे अच्छा जी वो फलाना है जी, अच्छा भाई वो किसका स्वामी, अच्छा भाई उसके रिजल्ट आएंगे। ये भी टेक्निक है, बहुत लॉट ऑफ टेक्निक्स देयर इन एस्ट्रोलॉजी। ये सब चीजें आपको इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप इनका इस्तेमाल करें, परंतु अच्छी प्रयास ये करें कि नक्षत्र को इन्वॉल्व करें। जहां पर भी आपको जानना हो व्यक्ति के मन का उद्देश्य, कर्म के पीछे का उद्देश्य, कि व्यक्ति कुछ कर्म कर रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया कि सूर्य केतु के नक्षत्र में है, और मैं पूछूं कि कौन से नक्षत्र में, तो निश्चित रूप से वो अश्विनी नक्षत्र है। सूर्य अश्विनी नक्षत्र है? किसका गुरुजी? सूर्य का, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है? नहीं, सूर्य तो ये है, एक सेकंड, मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र, हाँ मूल की बात चली थी। मूल नक्षत्र में सूर्य अब आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर क्या प्रभाव बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र तो है, और मैंने क्या कहा मूल संज्ञक नक्षत्र हिसाब किताब खराब कर देता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, शुभता से नहीं देखा जाता। इसलिए हमारे यहाँ तो बड़ी परंपरा है, जैसे बच्चा पैदा होता है भागे आते बताओ जी पंडित जी कहीं बच्चा मूल में तो नहीं पैदा हो गया, मूल नक्षत्र में तो नहीं है, नहीं तो फिर उसकी शांति कराई जाए। तो इसलिए आप लोग जब फलित करें तो फलित में राशि, ग्रह, भाव, नक्षत्र, इनको सबको सम्मिलित करें और फिर किसी दिशा में जाएं। हाँ मैं सॉरी क्या समझा रहा था सूर्य का, मैं ये समझा रहा था, समझाना ये चाह रहा था मैं कि दसम भाव का जो स्वामी है सूर्य, तो अगर इनका दसम यानी कर्म, कर्म करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है,
तो देखना पड़ेगा मूल नक्षत्र का कौन सा चरण है, तो वहीं से पता चल जाएगा धर्म है कि अर्थ है कि काम है कि मोक्ष। तो ये चीज ऐसे हो। गुरुजी जैसे भी ये शिल्पी बोल रही हूँ, आपने जो सर केतु का एग्जाम्पल सर लिया गीता है, बोल रहा तो इसमें जो काम गीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, गीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हाँ अब आ रही है, अब आई, हाँ बोलिए। सर मुझे ये जानना था कि जैसे हम लगन का अलग नक्षत्र है और लग्नेश का अलग नक्षत्र है और अलग जी अलग पद में है, तो हाँ सर वो पर्सनैलिटी मतलब उन सब की आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लगन का कोई भी नक्षत्र हो जाता है और उसका स्वामी बुध हो गया, और मून का नक्षत्र मतलब आई मीन टू से लग्नेश का जो नक्षत्र है वो कोई और है, सूर्य है, तो पद भी अलग अलग हो गए, मतलब वो सबकी पर्सनालिटी आप लगन पे आएगी फिर। देखिए कर्क लगन को बड़ा ही इमोशनल लगन माना जाता है, पर जब कर्क लगन में लगन पर अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आ जाता है, अश्लेषा में सर्प योनि का प्रभाव आ जाता है, तो वहां पे कुछ चालाकियां आ जाती हैं उस व्यक्ति के अंदर, दुकानदारी के गुण आ जाते हैं, व्यापारिक थोड़े से गुण आ जाते हैं, है ना। वो सारा जो अश्लेषा का जो बुध का थोड़ा सा बुध का नेगेटिव पक्ष भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें जो कर्क लगन का जो इमोशनल पक्ष है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप कर्क लगन है ना, बड़ा ही हैरान करने वाला लगन क्यों माना जाता है? वो हैरान इसलिए करता है क्योंकि जब ये राजनीति में जाता है तो ये अच्छे के छक्के छुड़ा देता है, और जब ये कविताएं करता है तो भी अच्छे के छक्के छुड़ा देता है। पर हमें समझ में नहीं आता कि यार ये कविता करने वाला कर्क लगन कहाँ राजनीति में लोगों के छक्के छुटा रहा है। वो इसलिए कमा रहा है, वो कहाँ से पता चलेगा? वो डिपेंड्स ऑन कि लगन पर कौन सा नक्षत्र का प्रभाव आ रहा है, समझे? सर वो जैसे चौथे पद में बैठा है, जब चौथा पद है मतलब अश्लेषा चौथे पद में है, तो चौथा गीता जी पहले तो आप समझिए लगन क्या है और लगन लगन अश्लेषा नक्षत्र आप में हड़बड़ाहट हो रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से लगन पे अश्लेषा नक्षत्र है। हाँ जी हाँ जी, हाँ सर्प का अश्लेषा प्रभाव। नक्षत्र। हाँ जी मैं समझ गया। तो चौथे सर लग्नेश चौथे में बैठा है। नहीं सर, वो तो लग्नेश तो मून चंद्रमा हो नहीं गया, है। वो उत्तराषाढ़ है। आप पूछना क्या चाहती हो सबसे पहले, आइए चलो दोबारा सर पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ जैसे मेरा कर्क लगन है, तो हाँ कर्क लगन में जो लगन है लगन को अश्लेषा नक्षत्र मिला और वो ठीक है चौथे पद बुध का है, तो ठीक है। चौथा पद बुध तो का पद नहीं है, पद बुध का कोई पद नहीं होता, नक्षत्र का अश्लेषा का चौथा चरण है। ठीक है सर। और अब चंद्रमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र मिला। आप और चंद्रमा क्यों ले आए? चंद्रमा क्यों ले आए? एक जगह टिके रहो, जब तो फलित नहीं सर समझ वो पाते आप लोग। लग्नेश को लेकर आए सर, इसलिए। क्यों क्यों क्यों? लग्नेश कौन है? लग्नेश के पीछे क्यों पड़ गए? लगन के पीछे पहले एक चीज को समझो, लगन लगन क्या है? लगन इज योर पर्सनैलिटी, लगन इज योर ब्रेन, लगन इज योर थिंकिंग प्रोसेस, लगन इज योर थॉट प्रोसेस। वो अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में, समझ रहे तो हो वो बात को? मोक्ष की तरफ सर, फिर वो मोक्ष की तरफ। मोक्ष बड़ा प्यारा शब्द लगता है ना, मैंने क्या समझाया आज मोक्ष के बारे में? मोक्ष इज डिटैचमेंट, डिटैच करता है। डिटैच का मतलब दो मीनिंग है, एक तो मेमोरी को वीक कर सकता है आगे चल करके, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आदमी को रखी हुई चीजें भूलने लग जाता थोड़े समय के बाद में। दूसरा उसको अपनी ही बुद्धि से बहुत ज्यादा नफरत होने लग जाती है, फिर वो सोचता है कि मैं कोई ऐसा मार्ग पकड़ूं जिससे मुझे मानसिक शांति मिले। अश्लेषा नक्षत्र जब भी लगन पर होता है उसको मेंटल पीस नहीं मिलता, मेंटली डिस्टर्ब रहने लगता है, वो इंटरनली डिस्टर्ब रहता है, बिना किसी रीजन के डिस्टर्ब रहता है, और अक्सर कभी कभी उनके संबंधों को लेकर के, खास करके अपने परिवारजनों के संबंधों को लेकर के कई बार डिस्टरबेंस होता है। तो ऐसे में कथन ये है कि ऐसे व्यक्ति को सर्व शांति करनी चाहिए। तो सर हम इस लग्नेश को भी देखेंगे कि लग्नेश कहाँ का चरण, वो कौन से नक्षत्र में है? गीता जी सब देखेंगे, पर हमें ज्योतिष एक टारगेटेड मिसाइल की तरह काम करता है।
मिसाइल कितनी बड़ी लेके बैठे हो, परंतु जब तक आप उसको टारगेट पे नहीं लगाओगे उस मिसाइल का कोई फायदा नहीं। आप फड़े पड़े वहीं फाड़ दोगे तो क्या होगा, आप खुद ही उड़ जाओगे। ऐसे ही ज्योतिष में सबसे पहले ये देखो कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं, क्या खोजना चाहते हैं। पहले अपने पर्सन को डिफाइन करें तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या हो गया तो। अच्छा सर, एक चीज और थी कि जैसे कोई भी राशि कोई भी जैसे चंद्रमा फॉर एग्जांपल वो जिस नक्षत्र में हो और उसका स्वामी अगर पत्री में अच्छा या बुरा बैठा हो तो वैसे ही रिजल्ट आते हैं। आपका प्रश्न क्लियर नहीं है गीता जी, ऐसे नहीं सर पूछा, मतलब हाइपोथेटिकली नहीं। देखिए हमारी कक्षा में जो है, मैं कई बार मैं इस बात का कह चुका हूँ। देखिए सिंपल सी बात, वही वाली बात है कि आप नक्षत्र में ढूंढ क्या रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। इसलिए मैं तो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट करके क्लियर करें, जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें। अच्छा या बुरा बैठ जाए, नहीं भाई ये लाल किताब थोड़ी चल रही है भाई, अच्छा भी बैठा है बुरा भी बैठा है, अच्छे के ये परिणाम बुरे के ये परिणाम, पर बंदे को नहीं पता चल रहा कि अच्छा क्यों हुआ और बुरा क्यों हुआ। इस तरीके से हम लोग नहीं स्टडी करते। ठीक है सर। है ना, नक्षत्र वैसे ही बड़ा गहरा है, हिसाब किताब है। हेलो ठीक है, आज आपको हैं गुरुजी हाँ टफ है, जब तो कहते हैं गुरु का आशीर्वाद ले लिया करो, है गुरु का आशीर्वाद लेते नहीं है। हेलो चलो हाँ जी चलते हैं। हाँ जी कौन बोल रहा है? गुरुजी शिल्पी बोल रही हूँ। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी जो आपने बताया था कि सूर्य और केतु के जो उसमें बताया था कंसर्न में, तो अगर है, जैसे क्या बता दिया सूर्य और केतु के कंसर्न में, जैसे भी जो बताया था कि सूर्य अगर मतलब केतु के साथ उसमें जो उनका वो था मतलब कि सूर्य जो है वो जैसे 4th हाउस है सपोज, उसमें सूर्य मतलब जो राशि है वो सूर्य है, उसका जो लॉर्ड है वो जो नक्षत्र है वो अश्विनी बनता है। तो इसमें केतु हो गया मतलब कि, तो यहाँ पे मतलब ये, और चरण तीसरा हो गया काम, तो मतलब स्ट्रगल देगा काम में। काम में स्ट्रगल नहीं, काम का मतलब होता है डिजायर। अच्छा है ना शिल्पी जी, काम का मतलब है डिजायर। अच्छा, मतलब प्रोफेशनल वर्क में नहीं देगा, जो भी हाँ ये इसका, हाँ related... इसका वो प्रोफेशनल बिजनेस से या काम से धंधे से वो मतलब काम नहीं है ये। अच्छा, जो भी 4th हाउस से रिलेटेड वर्क होगा उसमें दिक्कत देगा, स्ट्रगल देगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अच्छा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर बोलिए, है ना। हाँ जी, ये 4th हाउस से रिलेटेड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में दिक्कत है। ठीक है ओके थैंक यू। थैंक यू गुरुजी एक सवाल था। हाँ बताइए मंजीत जी। गुरुजी जैसे सबसे पहले प्रदीप जी का हमने एग्जांपल लिया था एजुकेशन के लिए। हाँ जी हाँ जी। बोलो चौथे घर में देखेंगे तो वृश्चिक नहीं, घर में चौथे, हाँ मंगल से आप देखेंगे मंगल कौन से नक्षत्र। तो उस हिसाब से अगर देखें गुरुजी तो मंगल जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है और शनि का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। ठीक है, और तो दूसरे चरण में है। हाँ तो कि पहली बात तो ये हुई मंजी जी कि जो अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि मंगल और शनि की कोई खास मित्रता तो है नहीं जी। शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है और मार्स जो है एक्ट एज ए कैटलिस्ट वाला मामला, दोनों के प्रकृति बिल्कुल भिन्न है जी। तो दोनों की प्रकृति का भिन्न का मतलब हो कि ड्राइवर बिल्कुल डिफरेंट मोड का है और गाड़ी बिल्कुल दूसरी तरह की है। तो उसमें क्या होता है, गाड़ी की और ड्राइवर के झगड़ा ही रहता है, क्योंकि गाड़ी तो तेज दौड़ नहीं रही और ड्राइवर ऐसा है कि मंगल वाला वो कह रहा है आज इसका घोड़ा बना देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा का जो हालात रहेंगे वो इसी तरह के रहेंगे। अब ये दूसरा चरण धर्म अर्थ कि हमने शिक्षा प्राप्त क्यों की, हमने तो प्राप्त की धन कमाने के लिए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमें जॉब लग जाएगी या हम धन कमाने में कामयाब हो जाएंगे, या जैसे वो ऐसी एजुकेशन लेना चाहता है जिससे आगे चल के उसको धन
कमाने में हाँ आसानी हो। प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल Correct. एजुकेशन जिसे हम बोल सकते हैं कि जिसमें जी। शॉर्ट भाई पैसा हो। जैसे कई आदमी जी। छाड़ते हैं यार पैसा सीए बनने में ज्यादा है या डॉक्टर ज्यादा कमाता है। कई बार बच्चे पूछते हैं हमसे जी कि साहब जी डॉक्टर ज्यादा अच्छा पैसा कमाता है या सीए ज्यादा अच्छा कमाता है या वकील ज्यादा अच्छा पैसा कमाता है। कई बार नौजवान हाँ पूछता है इस एंगल से हाँ, कि ना किस लाइन में जाना चाहिए, कौन सा ज्यादा बढ़िया हाँ कौन सा में ज्यादा पैसा है और करेक्ट किसमें करेक्ट। ये कर। तो ये सब जो है ना इसके में अर्थ में ही आता है। बट गुरुजी एक ट्विस्ट, ये वाला जो मंगल है, मंगल जैसे कंबस्ट है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा? नहीं असर पड़ेगा, पर जब हम दूसरी टेक्निक से देखेंगे इसका वो जो बात हम वहां के कंबस्ट होने से पता लगाएंगे वो तो यहाँ हमने नक्षत्र से ही पता लगा ली। समझे ना? दोनों का आंसर सेम है, रिजल्ट सेम। भाई मंगल और शनि का मैंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे के वो शत्रु हैं। तो अब ऐसी गाड़ी क्या काम देगी, कहाँ पहुंचाएगी हमें बताओ? करेक्ट करेक्ट। हाँ ये क्या होगी, धींगा मस्ती वाली गाड़ी। धींगा मस्ती वाली गाड़ी का मतलब होता है पीछे से धक्का लगाओ और गाड़ी दौड़ाओ, पीछे धक्का लगाओ जो जब तक वो धक्का लग रहा है वो गाड़ी चल रही है, जैसे ही हमने धक्का लगाना बंद करा गाड़ी चलनी रुक गई। जी इसे कहते हैं धींगा मस्ती। धींगा मस्ती गाड़ी का मतलब ये स्मूथ नहीं चल रही है। जी यस। ठीक है। फोर्थ हाउस क्या है हमारा, जमीन है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। इनमें यानी कि इनकी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें धींगा मस्ती करनी पड़ेगी। धींगा मस्ती का मतलब ही यही होता है कि जैसे एक आदमी ने सोचा कि यार 20 लाख की गाड़ी लानी, वो गया अपने सूटकेस में से 20 लाख उठाए और जाके शोरूम पे दे दी, ला भी गाड़ी दे दे। एक घंटे में वो गाड़ी उठा लाया। ना तो उसने लोन वाले से बात करी, ना उसने अपने पिता से बात करी, किसी से नहीं पूछा, क्योंकि उसकी जेब में पैसा है, वो गया और उठा लाता है। जी ये कहते हैं स्मूथ गाड़ी। या उसके दिमाग, मान लीजिए आपकी जेब में 100 करोड़ रुपया है, अब आपको कोई जगह पसंद आ गई, आपने बैठे बैठे बात करी यार ये जगह कितनी की होगी, किसी ने कहा साहब 10 करोड़ की है। अब आपको किससे पूछना है, आपके पास तो 100 करोड़ है और आपको जगह पसंद आ गई, आप कहते हो भाई सौदा करो जी, तो आप 10 करोड़ में खड़े खड़े चीज को खरीद। तो हम कहेंगे ये फोर्थ हाउस की स्मूथनेस। जी जी। और जैसे एक आदमी है वो कहता है भाई 200 गज का मकान लेना है, वो लोन वाले के पास जाता है, लोन वाला कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा, बापू कहता है मैं तेरे को पीछे से पैसा नहीं दूंगा, भाई कहता है मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, दोस्त कहते हैं हमसे तो मांग ही मत। अब वो बेचारा क्या करेगा, वो बैंक के पास फाइल ले लिए घूमता रहेगा। उसको वो अपने सारा कुछ लगाने के बावजूद भी पता चला उसको 1 साल से 6 महीने से लोग फाइल लेके ही घूम रहे हैं, उनको लोन बैंक नहीं दे रहा है, जबकि उनकी सारी चीज ठीक है। तो वो जब तक वो मकान बना पाते हैं वो मतलब ऐसे हार जाते हैं थक हार के, भाई कैसे तरफ बना तो दिया बस, पर जी निकल गया मेरा। हरियाणा में कहते हैं कि हमारा जी निकल गया सारा, कि हमारा तो दम ही निकल गया इस मकान के चक्कर में, भाई गलत पंगा ले लिया हम लोगों ने। तो वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो जा गया कि उसको मकान बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ गई। और एक एग्जांपल ये कि कुछ नहीं, किसी ने कहा भाई ससुर ने कहा ला भाई बेटा तू ले ले फ्री में गिफ्ट, तेरे को ये प्लॉट दे दिया, ये फ्लैट दे दिया, ये फलाना दे दिया। अब एक शादी हुई गुड़गांव में, उस बंदे को 7 फ्लैट मिले हैं, उसको ससुराल वालों ने दिए फ्री गिफ्ट में। आप ये है फोर्थ हाउस की, मेरे पास उस लड़के की कुंडली भी है, कभी दिखाऊंगा। फोर्थ हाउस की स्मूथनेस, समझे बात को? ये है स्मूथनेस कि बंदे ने ये सोचा भी नहीं होगा तो भी साथ साथ मिल रहे हैं। सही बात है। और एक आदमी बेचारा पूरी मशक्कत कर रहा है सुबह से शाम तक, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। जी। एक तरफ जब हम स्टोरी सुनते हैं कि इसको 500 करोड़ रुपए इस कंपनी को बैंक ने उधार दिए, इसको 1000 करोड़ दिए, इसको 700 करोड़ दिए, और एक तरफ आदमी को 20 लाख रुपए बेचारे को लोन नहीं मिल रहा होता है, वो बेचारा फाइलें उठाए घूमता रहता है। जी। तो ये सारा कुंडली का ही खेल है। इसको आप चाहे नक्षत्र से देख लो, इसको चाहे कंबशन से देख लो, वो आपकी अपनी मर्जी। जी जी, थैंक यू गुरुजी। ओके।